हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास के एसएसटी का जो चैप्टर 1 है उसके पार्ट 1 का तो आपने पहले पढ़ लिया है। ये उसका पार्ट 2 है। तो हम आज इस पार्ट 2 में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमने सन के बारे में पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Planets are the heavenly bodies which receive light and heat from the sun. तो जो planets होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो heavenly bodies हैं जो अपनी light और heat sun से receive करते हैं। उनकी अपनी कोई light नहीं होती है और ना उनके अंदर से कोई heat generate होती है। ये जो light और heat है वो sun से ही receive करते हैं। They do not have their own light. उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। The total number of planets in the solar system are 8 in the order of their distances from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. हमारे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो नंबर्स में 8 हैं और सन से उनके डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले मरकरी है जो सन के बहुत ही नियर है, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स और इस तरह से ये सारे जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं इनको डिस्टेंस वाइज ऑर्डर में रखा गया है। तो सन के सबसे पास मरकरी है और नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है। The first 4 planets in order of their distance from the sun are मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो प्लैनेट जो सबसे पास हैं सन के वो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं। दे आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बिकॉज दे हैव सॉलिड रॉकी सरफेसेस। और इन चारों प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है क्योंकि इनकी जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा रॉकी है और ये सॉलिड प्लैनेट है। Two of the outer planets, Jupiter and Saturn, are known as gas giants, whereas the more distant Uranus and Neptune are called ice giants. इन 4 planets के बाद में जो जुपिटर और सैटर्न प्लैनेट्स हैं उनको गैस जाइंट्स कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर से बहुत ज्यादा गैस इवॉल्व होती है। उसके बाद यूरेनस और जो नेपच्यून है इनको आइस जाइंट्स कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कूल है। Mercury has a thin atmosphere. The days are very hot, but at night temperature drops hundreds of degrees below freezing point. मरकरी का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही थिन है, उस पर जो दिन होते हैं बहुत ही हॉट है, गर्म है, लेकिन जो रात होती है रात का टेम्परेचर गिरकर हंड्रेड्स ऑफ डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट से हंड्रेड्स डिग्री नीचे चला जाता है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और जो मरकरी है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट भी है। Venus is the hottest planet due to its volcanic activities and thick atmosphere. Venus का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा थिक है और इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, इसलिए ये प्लैनेट सबसे हॉटेस्ट माना जाता है। इट स्पिन्स बैकवर्ड्स और जब ये स्पिन करने की डायरेक्शन है इसकी बैकवर्ड होती है, पीछे की तरफ स्पिन करता है। अर्थ आवर होम प्लैनेट इज द ओनली प्लैनेट which supports life due to its optimum amount of heat, light and oxygen. सिर्फ अर्थ जैसा हमारा होम प्लैनेट जो है इस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि यहाँ पर जो हीट है, लाइट है और ऑक्सीजन जितनी हमें चाहिए होती है उस अमाउंट में हमें मिल जाती है। इसलिए अर्थ ही एक ऐसा ओनली प्लैनेट माना जाता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। मार्स नोन एज द रेड प्लैनेट इज अ कोल्ड डेजर्ट। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं और यह कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ऊपर सन दिया हुआ है, सन के साथ में प्लैनेट्स दिए हैं और इस पिक्चर में सन से इन प्लैनेट्स की डिस्टेंस कितनी है इस ऑर्डर में रखा गया है। हम मार्स के बारे में पढ़ रहे थे। Its atmosphere is too thin for liquid water to exist for long on the surface. और इसका एटमॉस्फेयर इतना थिन है जिसकी वजह से वाटर
जो होता है वो काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव रिंग्स। अब ये जितने चारों प्लैनेट्स हैं इनमें रिंग्स होते हैं। द रिंग्स अराउंड जुपिटर आर वेरी फेंट एंड हैंस कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। जो जुपिटर होता है उसकी जो रिंग्स हैं बहुत ज्यादा फेंट हैं, वो दिखाई भी नहीं देते हैं। अगर हम अपनी आईज से इन्हें देखना चाहें तो नहीं दिखाई देंगे। तो ऊपर पिक्चर में आप देख सकते हो जुपिटर के रिंग नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अपोजिट सैटर्न के रिंग्स को आप अच्छे से देख सकते हो। The atmosphere of Jupiter, Saturn, Uranus is mostly made up of hydrogen and helium. तो देख सकते हो कि आप देखो तीन प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने हैं। अदर देन दीज गैसेस, यूरेनस हैज मीथेन विच गिव्स ब्लू टिंट टू इट। और दूसरी गैसों के अलावा यूरेनस पे मीथेन है जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा ब्लू आप देख सकते हो, ब्लू टिंट है इसमें। Neptune is similar in composition to Uranus, composed primarily of hydrogen and helium along with traces of hydrocarbons and nitrogen. इसी तरह से नेपच्यून जो है वो भी यूरेनस के ही सिमिलर है, उससे ही मिलता जुलता है और इस पे हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के भी ट्रेसेस मिलते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स अ हायर प्रपोर्शन ऑफ अमोनिया एंड मीथेन। और इसके अलावा नेपच्यून जो होता है उसमें अमोनिया और मीथेन भी हायर प्रोपोर्शन में मिलता है। नीचे डू यू नो दिया हुआ है। द रोटेशन टाइम एंड रेवोल्यूशन टाइम ऑफ 8 प्लैनेट्स आर एज फॉलोज। तो नीचे आप देख सकते हो इसमें एक तरफ प्लैनेट्स दिए हैं, उसके बराबर में रोटेशन टाइम है कि ये अपने एक्सिस पर कितना टाइम लगाते हैं रोटेट करने में। इसके बाद रेवोल्यूशन टाइम है अराउंड द सन का एक चक्कर लगाने में ये कितना टाइम लेते हैं, रेवोल्यूशन टाइम दिया हुआ है। हमने सोलर सिस्टम में सबसे पहले सन के बारे में पढ़ा, उसके बाद ये जितने 8 प्लैनेट्स थे 1 बाय 1 हमने उनके बारे में पढ़ा। अब हम अपनी मदर अर्थ जो है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। तो हमारी जो अर्थ है इसको यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्या चीजें हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं, वो हम पढ़ेंगे। The earth on which we live is placed at third position in order of the distance from the sun. सन के सबसे पहले मरकरी है, उसके बाद वीनस और थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ है, इतनी इसकी डिस्टेंस है। इट रैंक्स 5th इन साइज और साइज में इसको 5th रैंक मिली है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इन अबाउट 24 आवर्स विच मेक्स 1 डे। अर्थ जो है एक रोटेशन लेने में 24 घंटे लगाती है और इसकी डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कवर्ड इन 365 डेज एंड 6 आवर्स विच मेक्स 1 ईयर। और ये सन का रेवोल्यूशन 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट करती है, तब तक 1 ईयर हो जाता है, तब तक 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाता है। In ancient times, it was believed that the earth is a flat body. But in the 5th century CE, Aryabhatta, an Indian astronomer, declared that the earth is spherical in shape. तो प्राचीन टाइम में यह बिलीव किया जाता था अर्थ फ्लैट है, लेकिन 5th सेंचुरी सीई में आर्यभट्ट जो हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, ये राउंड है, स्फेरिकल है शेप में। नाउ द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस कंफर्म इट्स स्फेरिकल शेप। जो फोटोग्राफ्स स्पेस से लिए गए हैं वो भी कंफर्म कर देते हैं इसकी शेप जो है स्फेरिकल है। The earth bulges slightly at the equator and flattens at the poles. जो अर्थ है वो इक्वेटर पे थोड़ी सी उभरी हुई है, bulges means उभरना, and flattens at the poles और poles पे ये फ्लैट हो जाती है। Now let us learn the favorable condition which support life on the earth. अब जो अर्थ को सपोर्ट करती हैं कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्टली द अर्थ रिसीव्स मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन।
सबसे पहला रीजन है कि सन से जो हमें हीट और लाइट मिलती है वो मॉडरेट होती है। इट मीन्स हम उसको बेयर कर पाते हैं। दिस मच क्वांटिटी ऑफ हीट एंड लाइट इज जस्ट सफिशिएंट टू इवॉल्व एंड सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस। और ये जो क्वांटिटी होती है हीट और लाइट की, ये किसी भी चीज को, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो हैं उनको इवॉल्व करने में और सस्टेन, उनको लाइफ लॉन्ग चलाने में, उसको जिंदगी को चलाने के लिए ये सफिशिएंट होती हैं। अदर प्लैनेट्स आर ईदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। और जो दूसरे प्लैनेट हैं या तो बहुत ज्यादा हॉट हैं या बहुत ज्यादा ठंडे हैं, जिसकी वजह से वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। Secondly, about 2/3 of Earth's surface is covered with water. Water is essential for human beings, animals, and plants. No life can exist without water. इसके बाद जो सेकेंड रीजन है वो ये है कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है, 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है। इस पर वाटर हमें सफिशिएंट है। और जो वाटर है वो चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। कोई भी लाइफ पानी के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। Thirdly, the earth has an envelope of air around it. It contains gases, water, vapors, and dust particles which help in supporting life on the planet. Earth's atmosphere protects us from the incoming meteoroids. और जो इसका थर्ड रीजन है वो यह है कि अर्थ के चारों तरफ एयर का एक एनवलप है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं इस प्लैनेट पर। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर इस टाइप की है वो हमें आने वाले मीटरॉइड से बचाती भी रहती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये सारी चीजें मिलकर अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाती हैं। इसके बाद डू यू नो दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। व्हाट आर सैटेलाइट्स? द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। अब आपने जो 8 प्लैनेट्स पढ़े थे उनके चारों तरफ जो हेवनली बॉडीज रिवॉल्व करती हैं उनको सैटेलाइट्स कहा जाता है। लाइक द प्लैनेट, सैटेलाइट्स ऑल्सो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। और इन सैटेलाइट्स की प्लैनेट्स की तरह ही अपनी कोई लाइट और हीट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट लाइट विच दे रिसीव फ्रॉम द सन। और जो वो सन से लाइट लेते हैं उसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ईच प्लैनेट हैज वन और मोर सैटेलाइट्स एक्सेप्ट द मरकरी एंड द वीनस। हर प्लैनेट की एक या दो सैटेलाइट्स हैं। आवर अर्थ हैज वन सैटेलाइट, वी कॉल इट द मून। अर्थ की जो सैटेलाइट है वो एक ही है और उसे हम मून बुलाते हैं। As of 2015, Saturn has 53, Jupiter has 50, Uranus has 27, Neptune has 13 and Mars has 2 satellites. अगर हम 2015 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग सबकी आप देख सकते हैं कि सबकी अपनी कितनी कितनी सैटेलाइट्स हैं, यहाँ पर उनके नंबर्स दिए गए हैं। इसमें एक पिक्चर दिखाई गई है कि सैटर्न विद इट्स सैटेलाइट्स। सैटर्न जो प्लैनेट है इसके चारों ओर जो रिवॉल्व करती हैं सैटेलाइट्स, उनकी पोजीशन दिखाई गई है और सबके नेम दिए हुए हैं। द मून आर नियरेस्ट कंपेनियन। अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे सबसे पास है, कंपेनियन है, हमारा साथी है। द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। अर्थ के सबसे पास मून है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर। और इसकी डिस्टेंस यहाँ पर दी हुई है, इसको आपको लर्न करना होगा। द मून ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स लाइट विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। और मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो वो सन से रिसीव करता है। द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता रहता है, इसके साथ साथ वो अर्थ के चारों ओर चक्कर भी लगाता है।
The period of rotation of moon on its axis and that of revolution around the earth is the same, that is 27.3 days. तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि जो मून का रोटेशन टाइम है अपनी एक्सिस पर और उसके साथ साथ जो अर्थ का रेवोल्यूशन लेता है दोनों ही सेम है। इनको कंप्लीट करने में वो 27.3 डेज लेता है। Due to the same period of both the movements, only one side of the moon is visible from the earth. The other side always remains invisible. और यही रीजन है कि इसके दोनों जो मूवमेंट हैं रोटेशन की और रेवोल्यूशन की वो सेम पीरियड लेती हैं। इसी वजह से मून की हमेशा हमें एक ही साइड विजिबल होती है, दूसरी साइड हमेशा इनविजिबल रहती है। The moon has a barren land comprising of plains, valleys and craters. Scientists believe that the long ago Earth collided with another space object and resulted in throwing a big chunk of rocky material into the space, and that led to the formation of the moon. The moon has a barren land comprising of plains, valleys and craters. मून जो है बहुत ही बंजर सा लैंड है और यह प्लेन से, वैलीज से एंड क्रेटर से बना हुआ है। क्रेटर्स का मतलब होता है इसमें बहुत सारे गड्ढे दिखाई देते हैं और साइंटिस्ट यह बिलीव करते हैं कि बहुत समय पहले अर्थ जो थी वो किसी स्पेस के दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा गई थी और जिसका रिजल्ट ये हुआ एक बहुत बड़ा चंक जो रॉकी मटेरियल था वो स्पेस में पहुंच गया और जिसकी वजह से मून की फॉर्मेशन हुई, मून का निर्माण हुआ। द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर अराउंड इट। मून के चारों तरफ अपना कोई ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम इन द लाइट ऑफ द सन एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग नाइट और इन शेडो। और यह दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म होता है और रात में ये बहुत ठंडा रहता है। The temperature may increase to more than 214 degrees Celsius during the day and falls down to minus 184 degree Celsius during the night. तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका टेम्परेचर कितना दिन के समय कितना बढ़ सकता है, इसको आप लर्न कर लेना, और रात में कितना इसका टेम्परेचर डाउन जा सकता है, इसको लर्न कर लेना। Thus no life can possibly exist on the moon. तो अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि कोई भी लाइफ जो है वो मून पर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर हमारे लिए फेवरेबल है ही नहीं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ द मून। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वन साइड ऑफ द मून गेट्स इल्यूमिनेटेड बाय द सन विच इज विजिबल टू अस। तो हमने पहले ही अब ये सीख लिया है कि जो मून है वो सन की लाइट से ही इल्यूमिनेट होता है, वो चमकता है और उसका वही पार्ट हमें दिखाई देता है जिस पर लाइट पड़ती है। द पोजिशन ऑफ द मून इन रिलेशन टू द सन चेंजेस एवरी डे। तो जो मून की जो पोजीशन है वो सन के साथ जो उसकी रिलेशन है उसकी वजह से वो चेंज होती रहती है एवरी डे। When the illuminated side of the moon is fully hidden from our view, it is called the new moon अमावस। जब इसकी illuminated side जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है तो उसको न्यू मून अमावस्या कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर डू यू नो है, इसमें दिया है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो फर्स्ट ह्यूमन थे टू सेट फुट ऑन द मून, जिन्होंने पहली बार अपना कदम रखा था मून पर। ही अलॉन्ग विद एडविन ऑल्ड्रिन landed the lunar module of Apollo 11 on the moon surface on July 20, 1969। और उनके साथ एडविन ऑल्ड्रिन थे और ये अपोलो 11 में गए थे और ये सब हुआ था जुलाई 20 को इन 1969 में। तो ये भी आप लर्न कर सकते हैं। इसके बाद में The visible portion goes on increasing gradually day by day after the new moon day। इसके बाद जब न्यू मून डे के बाद में जो विजिबल पोर्शन है वो बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे हमें दिखता चला जाता है। एट फर्स्ट द मून अपीयर्स इन क्रिसेंट शेप। तो सबसे पहले तो हमें मून जो होता है क्रिसेंट शेप में दिखाई देता है। यहाँ पर मून की सारी शेप्स दी हुई हैं। तो न्यू मून डे के बाद में जब
मून विजिबल होता है तो वो क्रिसेंट शेप दिखाई देती है, उसकी ये ऐसी शेप दिखाई देती है। ऑन 8th डे हाफ पोर्शन ऑफ द मून कम्स इन आवर व्यू। The full moon becomes visible after 15 days when half of its revolution is completed. The day when the moon is completely visible to us is the full moon day, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। After this day, the decline of the moon's illuminated part starts. The illuminated part slowly disappears and the moon again comes to the position of new moon. तो इसमें आप देख सकते हैं वन बाय वन कि जब न्यू मून डे होता है, अमावस्या होती है, उसके बाद में हमें मून इस तरह से विजिबल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सी पे आप देख सकते हो हमें हाफ दिखाई दे रहा है। डी में हमें थोड़ा सा इसकी और इस तरह से ओवल शेप दिखाई दे रही है। ई पार्ट में आप देख सकते हो ये हमें फुल मून दिखाई दे रहा है, पूरा इल्यूमिनेटेड मून दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में फिर से फुल मून के बाद फिर से ही ये इसकी जो साइज है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, हमें सिर्फ इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ तक आते आते न्यू मून तक फिर से वही फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पर रिपीट हो जाती है। द फेसेस ऑफ द मून आर यूज्ड टू डिटरमिन द ल्यूनर डेट्स एंड टू फिक्स द ड्यूरेशन ऑफ ल्यूनर मंथ्स इन इंडिया एंड अरब कंट्रीज। The Hindu and the Muslim festivals such as Deepavali and Eid are usually fixed on the basis of lunar dates and months. तो इन मून के इन फेसेस का यूज हम ल्यूनर डेट्स के लिए करते हैं। ये इंडिया और अरब कंट्रीज में यूज किया जाता है। हिंदू और जो मुस्लिम फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि दीपावली और ईद, ये इन सब की डेट फिक्स करने के लिए इन डेट्स और मंथ्स को यूज किया जाता है। अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। अभी तक हमने सोलर सिस्टम में जो मेन बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, उनके बारे में पढ़ा था। अब हम कुछ अलग से जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं सोलर सिस्टम में, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम द सन, stars, planets and satellites, there are other celestial bodies also like asteroids, meteoroids and comets that revolve around the sun. सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स और कॉमेट्स भी हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट आवर सन. These can be a few feet wide to several hundred miles wide. Most asteroids orbit our sun, a star, in a region of space between the orbits of Mars and Jupiter known as the asteroid belt. तो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, रॉकी होते हैं और ये कुछ फीट से लेके कई 100 माइल्स वाइड तक होते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका साइज कितना बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किसे कहा जाता है। तो इन लाइंस को आपको लर्न करना होगा, व्हाट इज एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसके बाद में मीटरॉइड्स हैं। मीटरॉइड्स किनको कहते हैं? मीटरॉइड्स आर लिटिल चंक्स ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस इन स्पेस। ये भी जो होते हैं ये भी डेब्रिस होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये रॉक के चंक से बने होते हैं छोटे छोटे। डेब्रिस जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है ये उससे बने होते हैं। दे बिकम मीटियोर्स और शूटिंग स्टार्स व्हेन दे फॉल थ्रू द एटमॉस्फेयर, लीविंग अ ब्राइट ट्रेल एज दे आर हीटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। और ये मीटियोर्स और शूटिंग स्टार्स कहलाते हैं या बन जाते हैं जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और ये एक ब्राइट ट्रेल छोड़ते हुए देखे जा सकते हैं और एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से इनमें हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है। मोस्ट ऑफ देम ब्रेक अप इन द एटमॉस्फेयर बिफोर दे कैन स्ट्राइक द सरफेस एज मीटरॉइड्स। और इनमें से बहुत से बीच में ही टूट जाते हैं जब ये कहीं स्ट्राइक होते हैं। इसके बाद डू यू नो है। अब हम इसके लास्ट टॉपिक कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। Comets are the small bodies with a head and long luminous tail. They are made up of dust and frozen gases
They appear in the sky after a long period. A comet known as Halley's Comet appears in the sky after every 76-year interval. तो यहाँ पर जो कॉमेट दिया है ये बहुत ज़्यादा नेम इसका बहुत ज़्यादा फेमस है, हेलीज कॉमेट। इसको आपको लर्न करना होगा। ये 76 ईयर के बाद दिखाई देता है। कॉमेट्स जो होते हैं वो स्मॉल बॉडी होती है इनकी, और इनका एक हेड होता है और लॉन्ग ल्यूमिनस टेल होती है। इनकी जो टेल होती है उसमें लाइट होती है, और ये डस्ट से और फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं, और ये स्काई में बहुत टाइम के बाद ही दिखाई देते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है दिखने का बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इसमें मैंने आपको बता दिया है हेलीज कॉमेट फेमस है, और ये 76 ईयर्स के बाद ही दिखाई देता है। यहाँ पर इसकी पिक्चर दी हुई है। तो यहाँ पर हमने इस सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया है कि सोलर सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम ये वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू।